नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। जनाब मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब, सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड चेयरमैन मरकज़ी तालीमी बोर्ड जमात इस्लामी हिंद, जनाब तनवीर अहमद साहब, डायरेक्टर मरकज़ी तालीमी बोर्ड, और मेरे दोस्त अनुपम जी, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और एक वो टॉपिक चुना है जिसको मैं समझता हूँ कि हम लोग हमेशा से नेगलेक्ट करते रहे हैं। बेसिकली जो फाइनेंस जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है और हम लोग बैकबोन का ख्याल नहीं रखते हैं और इसको अदरवाइज लेकर एक खाना पूर्ति कर देते हैं कि हमारे अकाउंट्स हो गए। बेसिकली अकाउंट्स जो हैं और फाइनेंस किसी भी इदारे का एक वो स्तंभ है जिसके ऊपर वो पूरा इदारा चलता है। अब मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है अकाउंट, फाइनेंस, इनकम टैक्स रिटर्न, कंप्लायंस, और टॉपिक और है इनकम टैक्स रिटर्न, कंप्लायंस, डू एंड डू नॉट डू, ये सब हैं। बेसिकली जो अकाउंट्स का ताल्लुक है इसका इनकम टैक्स से भी बहुत करीबी ताल्लुक है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो वहाँ के जिम्मेदारान हैं उनकी केवाईसी ही पूरी नहीं होती है। केवाईसी से मतलब यह है नो योर कस्टमर। मालूम हुआ पैन नंबर में कुछ और नाम है, आधार में कुछ और नाम है, कहीं पर मोहम्मद पूरा लिखा हुआ है, कहीं पर मोहम्मद इस्माल में लिखा हुआ है, कहीं पर एमडी करके लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं परेशान करती हैं कि जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के लिए जाते हैं या हम डिजिटल सिग्नेचर वगैरह या और दूसरी चीज़ें बनवाते हैं तो ये सारी चीज़ें आड़ जाती हैं। इसके बाद में एक चीज़ और होती है ये कि हमारे लोगों के आधार से फ़ोन नंबर लिंक नहीं होती, और आजकल आधार से फ़ोन नंबर लिंक होना मस्ट है, सिर्फ किसी स्कूल के लिए नहीं, अपने बैंक अकाउंट के लिए भी, इनकम टैक्स के लिए और दूसरी ज़रूरियात के लिए भी। तो बेहतर यह है कि आप सभी हजरात अपने आधार के हिसाब से अपना पैन नंबर और आधार को अपने फ़ोन नंबर से लिंक कराएं। इसके बाद में जो एक चीज़ आती है अकाउंट्स। अकाउंट्स का मायने क्या है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? हम सब लोग किसी न किसी तरीके से अपनी किताबें लिखते हैं, हर एक, चाहे वो दिमाग में लिखे, हाथ से लिखे या कैश बुक में लिखे, लेजर में लिखे, किसी भी तरीके से हर एक अपना हिसाब बनाता है। मगर बुक कीपिंग असल में क्या चीज़ है? बुक कीपिंग को मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ: कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन इन ए सिस्टमैटिक मैनर so that it may be used in MIS, compilation of financial statement and compliance of statutory requirement, and to know the affairs of the organization या institution। MIS क्या है? इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारे पास इसके लिए कहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट होंगी? कोई तरीका है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो हम इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने के लिए, वो हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन आएंगी? उसका एक वाहिद तरीका यही है कि हमारे अकाउंट्स जो हों सिस्टमेटिकली
रखे हुए हों और उन इंफॉर्मेशन से जो अकाउंट्स में जनरेट करी जाती हैं, मैनेजमेंट अपने डिसीजन मेकिंग करे। इनसे बहुत सी चीज़ें जैसे सैलरी बजट हैं आपके और दूसरे खर्चे हैं, अखराजात हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, फंड फ्लो बना सकते हैं कि हमें कहाँ से पैसा कलेक्ट करना है और कहाँ पर खर्च करना है। इसके बाद में कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ये कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है? ये भी अकाउंट से बनती है। जब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आप लिखेंगे तो इसके आप जो इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे, जो इसकी समराइज फॉर्म में लेके आएंगे, तो एक कहलाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ठीक है क्या? जब ये चीजें बन जाती हैं तो इससे आप अपनी कंप्लायंस, मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स में कंप्लायंस है, टीडीएस की कंप्लायंस है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कंप्लायंस है, उसके अंदर आपको सरप्लस और डेफिसिट निकालना होता है, जो कि वो चीज़ भर के और इनकम टैक्स में फाइल करना होती है। तो एक हमें अकाउंट से क्या चीज़ है, कंप्लायंस का जो मैटर जो है वो हल हो जाता है। इसके बाद में तीसरी चीज आती है ये स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि हमारा इदारा जो है क्या वो सरप्लस में चल रहा है, मुनाफे में है या डेफिसिट में। सरप्लस आमदनी ज्यादा है, खर्चे कम है, डेफिसिट खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है। एक इससे ये जो बुक कीपिंग अकाउंट से जो है, जब हम इसको समराइज फॉर्म करते हैं तो ये चीज भी जनरेट करते हैं। अब इसके बाद में ये आता है कि अकाउंट बुक्स क्या होती हैं, सब जानते हैं, बहुत आसान की बात है। कैश बुक, लेजर, जर्नल, बैंक बुक, फिक्स एसेट्स का रजिस्टर, स्कूलों के अंदर फी रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और अपनी जो हमारे इदारा है उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अपनी किताबें और भी बना सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक मैंने में आपको बता दिया कि हमारे पास एटलीस्ट ये किताबें होना चाहिए, कैश बुक होना चाहिए, लेजर बुक होना चाहिए, लेजर होना चाहिए, बैंक बुक होना चाहिए, जर्नल होना चाहिए, फी रजिस्टर होना चाहिए, फिक्स एसेट्स का रजिस्टर होना चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए। अब खाते जो हैं दोनों तरीकों से लिखे जा सकते हैं। हम मैनुअली भी लिख सकते हैं, जो हमारा पुराना तरीका है, रोकड़ लिख ली, कैश बुक लिख ली और लेजर लिख लिया, ये इस तरीके से भी लिखे जा सकते हैं। और आजकल सॉफ्टवेयर के जरिए भी, जैसे टैली सोल्यूशन है, इजी है, विधि है और दूसरे मतलब सॉफ्टवेयर हैं, उसमें भी लिखी जा सकती है। मार्केट में स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, जिसमें स्टूडेंट को रसीदें भी इशू करी जा सकती हैं, स्टूडेंट के रिकॉर्ड भी रखे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में जो पैकेज वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ से भी मिल सकते हैं। और अगर आपका इदारा थोड़े खर्चे बर्दाश्त कर सकता हो तो आप अपनी प्रोग्रामिंग भी करवा सकते हैं, मगर ये एक्सपेंसिव मैटर है। अगर आप कस्टमराइज कराएं, अपनी अकाउंट बनवाएं, अपना सॉफ्टवेयर बनवाएं, मार्केट्स के भी हम यूज कर सकते हैं, टैली भी यूज कर सकते हैं और दीगर भी जो मार्केट में अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर, वो सारे हम यूज कर सकते हैं। कैश बुक का जैसे मैंने बताया, सिंपली इसके अंदर हम कैश ट्रांजैक्शन नोट डाउन करते हैं। डेबिट साइड में आमदनी लिखी जाती है, क्रेडिट साइड में खर्चे लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद में जो कैश बुक लिखते हैं उसको लेजर में पोस्ट करा जाता है। वो मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे हम उसके टोटल कर लेते हैं। जर्नल हमारा किस लिए मेंटेन होता है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जर्नल नॉन कैश एंट्रीज आती है इसके अंदर, इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। उन एंट्रियों को जर्नल के जरिए पास करा जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, आपने गलती से अनूप जी के नाम में चढ़ा दिया। अब उसे सही करना है कि किस तरीके से सही कराएंगे। एक तो भैया ऑर्थोडॉक्स तरीका है, काट के अनूप जी करके आपने नाम लिख दिया, ठीक है क्या,
दूसरा तरीका यह है कि जिस डेट में आपको पता चले एक जर्नल एंट्री पास करिए, अनूप जी को डेबिट करिए और मुझे क्रेडिट कर दिए। यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करने में जब आपका जो बनाए उसमें बहुत जरूरी रहेगा कि हम नरेशन जरूर लिखें। जनरली क्या होता है कि इसको डेबिट कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया और नरेशन गायब हो जाती है, और जब साल भर बाद या 2 साल बाद या आपके बाद में आपके दूसरा आदमी आया वो उस चीज को देखे भाई ये एंट्री क्यों पास करी गई, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। या तो देखते रहो कि क्यों पास करी गई है, मालूम करते रहो, और अगर नरेशन लिखी हुई होगी तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी। ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं फिक्स एसेट्स रजिस्टर। जनरली हमारे इदारों में कहीं पर भी फिक्स एसेट्स रजिस्टर नहीं है। जनरली मतलब 99% कोई भी इदारा हमारा, कोई भी स्कूल फिक्स एसेट्स रजिस्टर नहीं मेंटेन करता है। फिक्स एसेट्स रजिस्टर क्या होता है? आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, फैंस हैं, फिक्सचर है, जो भी चीज आपके पास है उसमें उसका इंदिराज करा जाता है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज फिक्स एसेट रजिस्टर में लिखी जाती है? सबसे पहले उसके वेंडर का नाम, किससे खरीदी, बिल नंबर, डेट, अमाउंट, कितने रुपए का था, कहां रखा हुआ है, उसका नंबरिंग होता है। जो नंबर फिक्स एसेट्स रजिस्टर के ऊपर डाला जाता है जिस एसेट्स का, मिसाल के तौर पर ये पंखा यहां पर टंगा आएगा तो ये लिखा जाता है कि मस्जिद के फलां हाल में इस नंबर से ये पंखा चढ़ा हुआ है। ये फिक्स एसेट्स रजिस्टर में होता है। इत्तेफाक की बात यहाँ पर भी इसके ऊपर कोई नंबर वगैरह नहीं पड़ा हुआ है पंखे के ऊपर। तो ये सब चीजें हमें मेंटेन करना चाहिए। और फिर उसके बाद में एक आता है कि हमने इसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करा है या नहीं। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन हिंदी में तो इसे हिरास बोलती है, मतलब जो इस्तेमाल से है, जो उसकी कीमत में कमी आती है उसको हर साल कम कर दिया जाता है और उसका प्रॉपर तरीके से खातों में जर्नल के थ्रू एंट्री पास कर दी जाती है और यहाँ पर नोट कर दिया जाता है फिक्स एसेट्स रजिस्टर के सामने इस साल का इतना डेप्रिसिएशन हुआ, इस साल का इतना हुआ और टोटल अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अब तक कितना हो चुका है। तो फिक्स एसेट्स रजिस्टर यही होता है। फी रजिस्टर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सब खुद बना लेते होंगे। बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, कभी कभार हम फीस के अंदर बिल्डिंग फंड के नाम से पैसा लेते हैं या किसी स्पेसिफिक पर्पस के हिसाब से पैसा लेते हैं तो उसका अलग इंदिराज करिए, क्योंकि मैं अभी बाद में आपको उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा अकाउंट में और इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट हैगा। उसको आप सेपरेटली आइडेंटिफाई करिए कि हमारी इस रसीद के अंदर 100 रुपये बिल्डिंग फंड का है और 150 रुपये फीस है, ठीक है, ट्यूशन फीस वगैरह। तो फीस रजिस्टर में बस इतना ही कहना है। अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन के ऊपर। जनरली जो हमारा इनकम टैक्स का लॉ है उसके हिसाब से जो ट्रस्ट हैं, यानी कि आप लोग जो इस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, या तो वो ट्रस्ट के जरिए या सोसाइटी के जरिए या किसी और मोड में आप इंस्टीट्यूशन बना के आप कर रहे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होंगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है, ना ही उसकी छूट मिलेगी और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता भी नहीं है। तो लिहाजा ये बात नोट कर लें कि कभी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए जाएं और उसमें आप अपने सीए से कहेंगे डेप्रिसिएशन की भी छूट, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको। अब इसके बाद में आता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि खर्चे 2 तरीके के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे इसके नाम से आपको पता है, जो हम अपने फिक्स इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मिसाल के तौर पर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा लिया, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने कंप्यूटर खरीद लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पंखा खरीद लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्कूल के लिए आपने फर्नीचर फिक्सचर खरीदा, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमें जब हम खातों में लिखें, कैश बुक में एंट्री करें, तो हमें इस चीज को खास तौर से ध्यान करना चाहिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा वो अलहदा हम उसे आइडेंटिफाई करें। और इनका ट्रीटमेंट भी मैं भी आपको बता देता हूँ।
एक्चुअली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का आइटम होता है। जो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं, दो बनते हैं, बल्कि तीन बनते हैं, एक रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी मैं आपको दो तीन एक एग्जाम्पल दिए देता हूँ। यानी कि तनख्वाह, मतलब जो वेरिएबल होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है क्या, और हर साल करना है, तो उससे कोई हमारी फिक्स एसेट जनरेट नहीं होती है, मतलब वो कैपिटल नेचर के नहीं है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमें बुक करना होते हैं। अब रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मिसाल के तौर पर आपने पंखे खरीद लिए, कंप्यूटर खरीद लिए, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग बनवा ली, या और कोई चीज सिक्योरिटी सिस्टम खरीद लिया, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है, ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर शो करे जाते हैं, फिक्स एसेट्स के अंदर। तो एक जब हम खर्चों का इंदिराज करें तो रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग अलग करें। अब मिसाल के तौर पर हम रसीद काट रहे हैं स्कूल की, ठीक है ना, और हमारे पास बिल्डिंग फंड आ रहा है, या हमने बच्चों से पुअर बॉयज फंड के नाम से दिया कि हम ये गरीब बच्चों के लिए खर्च करेंगे। तो अब ये कहाँ जाना चाहिए लोग? एक तो ट्यूशन फीस हो गई, ट्यूशन फीस तो मेरी रिवेन्यू इनकम है, मतलब इसको मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में वह आसानी दिखा सकता हूँ। अब मेरा आया बिल्डिंग फंड, ठीक है क्या, या पुअर बॉयज फंड मैंने ले लिया, तो ये मुझे कहाँ दिखाना चाहिए? कोई आइडिया? क्या ये मुझे मतलब अपनी इनकम ट्रीट करना चाहिए? कोई और आइडिया? नहीं। बेसिकली ये आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के हिसाब से जिससे आपने फीस ली है, उसने आपको बताया कि इस पैसे से आप बिल्डिंग में इस्तेमाल करेंगे, या ये मैं 100 रुपए फीस में दे रहा हूं, ये पुअर बॉयज के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब ये पैसा जो है हम बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रखेंगे, और इस मद में जो खर्च होगा, यानी कि बिल्डिंग के लिए जो मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फंड के लिए मैंने बिल्डिंग फंड लिया हुआ है अपने बच्चों से, तो ये खर्चा जो डेबिट होगा बिल्डिंग फंड में डेबिट होगा। इसी तरीके से अगर आप पुअर फंड में किसी को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, या किसी बच्चे की फीस माफ कर रहे हैं, या उसकी फीस आधी कर दे रहे हैं, या किसी और तरीके से किसी बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, तो पुअर स्टूडेंट फंड्स के अंदर डेबिट होगी, ना कि वो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि आपके पास वो फंड पड़ा हुआ है। अब पता चला आपके पास ना तो फंड है पुअर बॉयज फंड का, या मतलब दूसरे फंड का, और वो खर्चे हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में उन खर्चों को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास उसके लिए फंड नहीं है यूज करने के लिए। तो हम अपने जर्नल ट्यूशन फीस जो आ रही है या जर्नल डोनेशन जो आ रहे हैं, उस पैसे से वो हम खर्चे मीट आउट करेंगे, ठीक है क्या। ये मैंने आपको बता दिया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव, रिवेन्यू रिसीव। जैसे अभी मैंने आपको बताया दो टाइप के रिसीप्ट हो गई, दो टाइप के खर्चे हो गए, हमें कैश बुक, बैंक बैलेंस, और ये किताबें हमें कौन कौन सी मेंटेन करना चाहिए। अब इसके बाद में क्या आता है, ये हमें बजट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। जी भाई, हम हर साल बजट बनाते हैं, मरकज के अकाउंट करते हैं या मतलब मकतबे के अकाउंट करते हैं, तो हर साल बजट बनते हैं कि भाई इस बार हमने इतने रुपए की मशीनें खरीदना है, इतने लिंटर डालना है, इतने ये डालना है। तो हमें हर साल अपना बजट भी बनाना चाहिए। हम इसमें कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, कितने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, वो हमें तय कर लेना चाहिए पहले से। ये क्या है कि आपकी एक्टिविटीज को डिफाइन करता है, ये आपको हौसला देगा कि मुझे यहाँ तक खर्च कर देना है,
आपका हाथ खुला हुआ चलेगा कि हाँ भाई मुझे इतना बजट बन चुका है, मैं इतना खर्च कर सकता हूँ। अब जब हमने खर्चे का हिसाब कर लिया कि हम ये बजट है हमारा, इसी तरीके से हमें इन चीज़ों पर खर्च करना है, तो फिर हमें तलाशना चाहिए हमारे रिसोर्सेस क्या हैं, आमदनी हमारे पास से कहाँ आएगी। हमने खर्चा तो बना लिया, अब आमदनी कहाँ से आएगी? आमदनी की सोर्स तलाशी। नंबर 1 ट्यूशन फीस, नंबर 2 डोनेशन, ठीक है, नंबर 3 गारंटी नेट आती है, गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट एड्स आती हैं, और इसके बाद में जो आता है आपका ये हमारे जो मैंने आपको बताया 3-4 सोर्स जो हैं, ये हमारे इनकम के सोर्स हैं। हमें इतने मैच करना चाहिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, इतनी हम इनकम कहाँ से लेके आएंगे, और उसके सोर्सेज तलाशना चाहिए। ये सोर्सेज आप ही को तलाशना है, कोई और मदद नहीं करेगा, मैनेजमेंट को ही तलाशना होती ये पैसा कहाँ से अरेंज करें खर्च करने के लिए। कभी कभार ऐसा भी होता है, आप ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के पास आए कि साहब हमारे स्कूल के लोग क्लास कम पढ़ रहे हैं, और उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि हजरत आप हमें बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे दे दें, तो ये भी एक डोनेशन हुआ, ठीक है ना। और उन्होंने आपको एक लेटर लिख के दे दिया कि लिए हम आपको इतना डोनेशन दे रहे हैं, इससे आप एक कमरा बना लें, तो ये क्या कहलाता है? इस तरीके का डोनेशन जो होता है ये डोनेशन कहलाता है कॉर्पस फंड। ये एयरमार्क हो गया, आप इसको कहीं और नहीं खर्च कर सकते। आपको वो जो 2 कमरे बनाने के लिए उस शख्स ने बोला है या उस इंस्टीट्यूशन ने वो बताया है, आप सिर्फ उसी के अंदर खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप खर्च करेंगे तो आपके लिए खर्च कर देते हैं तो 30% टैक्स रखा हुआ है जमा करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान करना है। किसी भी मिसाल के तौर पर आपके पास एक और फंड आया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कह लीजिए, या कैपिटल एसेट्स के लिए फंड कह लीजिए, या फर्नीचर के लिए कह लीजिए, या स्कॉलरशिप के लिए फंड किसी ने आपको एक साथ दे दिया, या आप पुअर बॉयज फंड के लिए आपको पुअर बॉयज के लिए किसी ने फंड दे दिया, और वो ये आपको इस इंस्ट्रक्शन के साथ दे कि ये सिर्फ पुअर बॉयज के ऊपर ही खर्च करना है आपको, तो इसका दूसरी मद में यूज नहीं होना चाहिए, और करेंगे तो इसके कंसिक्वेंसेस बहुत आसान से 30% टैक्स देना है। डोनेशन की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बता दिया 2 टाइप के डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, एक कॉर्पस फंड हो गया जो मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज से मिलाएगा। नया कानून आ गया है, आई थिंक ये 1/4/2022 से एप्लीकेबल है। ये कहते हैं कि जो भी आपका कॉर्पस आ रहा है इसको आपको अलग बैंक अकाउंट में रखना है, यानी कि 10 लाख रुपए जो आपके पास बिल्डिंग बनाने के लिए आया, ठीक है क्या, तो इस 10 लाख रुपए को आपको अलग बैंक अकाउंट में रखना है, या इनकम टैक्स ने कुछ सिक्योरिटीज या कुछ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट स्पेसिफाई कर रखे हैं, या आपको उसमें लगाना है। अगर आप इसे अपने जनरल बैंक अकाउंट में डाल लेंगे, उसे खर्च कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर भी कॉन्सिक्वेंसेस 30% टैक्स देने के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें इस चीज़ को खूब अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना चाहिए। जो पैसा हमारे पास किसी एक पार्टिकुलर फंड के लिए आ रहा है उसको उसमें करें, और उसको अलग बैंक में रखें, और उस मद में अगर हम खर्च करें तो कोशिश यही होना चाहिए कि सारा का सारा पहले जो हमारे पास कैपिटल फंड आया हुआ है, जिसे कॉर्पस बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करें। जनरल डोनेशन के बारे में अक्सर नोट कर लीजिए, बाद में मतलब डिस्कस कर लेंगे। अब जनरल डोनेशन की बात कर लें थोड़ी सी। जनरल डोनेशन में आपको क्या करना है,
डोनर मस्ट बी आइडेंटिफाइड, कि जो आदमी आपको पैसे दे रहा है उसका एटलीस्ट कम से कम उसका नाम, उसके फादर का नाम, और उसका एड्रेस, इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अभी इन्होंने और कोई चीज स्पेसिफाई नहीं करी है, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो इसमें आधार की या पैन की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ आपको जो है उसका नाम, पता, एड्रेस, फादर नेम पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर उसको वेरीफाई करना चाहे तो उसके घर तक डाक पहुंचे। ठीक है क्या? फिर इसके बाद में आता है जो आपको पता ही नहीं है, किसी ने डोनेशन डाल दिया, आपने एक अखबार में ऐड दे दिया, ठीक है क्या? और मैंने आपका ऐड पढ़ा, मैं आपसे मुतासिर हो गया आपके ऐड से देख के, और आपके खाते में जाके पैसे डाल दिए, मैंने कैश जमा कर दिया, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, तो ये डोनेशन क्या कहलाती? कहते तो उर्दू में तो बेनामी कहेंगे, एनोनिमस डोनेशन कहलाती है इनकम टैक्स में। ठीक है क्या? इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास 5% आपका टोटल डोनेशन के या 1 लाख रुपए जो भी ज्यादा हो, अगर आते हैं इस तरीके के डोनेशन, ठीक है क्या, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब मिसाल के तौर पर आपको 11 लाख रुपए के टोटल डोनेशन है, ठीक है क्या, और आपको 1,10,000 रुपए का ये सा डोनेशन आ गया, एनोनिमस डोनेशन आ गया, ठीक है क्या, तो इसमें ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए या 5% ऑफ द टोटल डोनेशन विच एवर इज हायर, उस तक की आपको छूट मिल जाएगी, काफी बैलेंस के ऊपर आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान नशी कर ले कि आपके यहाँ एनोनिमस डोनेशन कम से कम होना चाहिए, अगर हैं तो ये 5% की इसमें आ जाए। अब डोनेशन में एक चीज और आती है, आपने बॉक्स रख दिया स्कूल के सामने, ठीक है, और लोग उसमें पैसे डालते चले जा रहे हैं, ये कौन सा डोनेशन हुआ? एनोनिमस डोनेशन हुआ ना ये, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, अलशिफा अस्पताल के गेट पे चले जाइए, बॉक्स रखा हुआ है, आप डाल दिए, किसी का पता ही नहीं किसने डाला है, एनोनिमस डोनेशन हो गया। ठीक है क्या? इसके लिए भी वही कंडीशन है। मैं मानता हूं यहाँ पर जितने भी हाज़रीन बैठे नहीं, या जितने भी मैनेजर हैं या लीडर्स हैं, ठीक है क्या, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होंगे। एक तो वो होगा जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होगा, इसका अप्रूवल मिला होगा, वो अप्रूवल 12AB करके होता है एक सेक्शन, उसके अंदर मिलता है इनकम टैक्स में। एक वो होगा जो सेक्शन 1023C में रिटर्न में फाइल कर रहे होंगे अपनी इनकम टैक्स। एक वो होगा जिसे इनकम टैक्स से कुछ लेना ही देना नहीं, बस अपना खाता लिखा, मंडा लिखा और साल हो गया, और मतलब अपना हिसाब किताब बराबर, अब और इससे कुछ लेना देना नहीं। और आप लोगों को ये भी पता है सरकार जितनी मतलब पाबंदियां लगाती चली जा रही है, बैंक में कितना कैश जमा कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, ये उसके बाद में पैन नंबर की है, बैंक में खाता खुलवाने के लिए भी जाते हैं तो कहते हैं भाई बगैर पैन नंबर के आपका खाता नहीं खुलेगा। हर एक जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं सबके आधार कार्ड लेके आइए, ये करिए वो करिए, और धक्के अलग खिलवाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आके मैंने जो आपको लोगों को क्लासीफाई करा है, 3 टाइप के लोगों में क्लासीफाई करा है। एक वो जो 12A है जिनके पास 80GB है, ठीक है, एक वो लोग हैं जिनके पास खाली 12AB है, और एक वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और एक वो लोग हैं जो 1023C में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है क्या। अब हमने बैलेंस शीट बना ली, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिया, सब कुछ बना लिया। अब नंबर आता है कि हमें इसका इनकम टैक्स देना है या नहीं देना है, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर अब मैं आ गया, ठीक है क्या। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास पैन नंबर होना चाहिए, कम से कम एग्जीक्यूटिव का DSC डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, नहीं है तो OTP से काम हो सकता है, उसका आधार से लिंक होना चाहिए फोन नंबर, ताकि उसकी रिटर्न प्रॉपर तरीके से फाइल हो जाए। फिर उसके बाद में अब हमें रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करने की 2 चीजें हैं,
या तो आप 12AB में फाइल कर सकते हैं, ठीक है क्या, या आप 1023C में फाइल कर सकते हैं। और अगर आप एसोसिएशन आप पर्सन हैंगे तो ऑर्डिनरी रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है क्या। आपके लिए इनकम टैक्स का फॉर्म नंबर 7 यूज होगा जो 12A में रजिस्टर्ड हैं या 1023C में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि 1023C में कौन लोग रिटर्न फाइल करेंगे। 1023C में रिटर्न वो लोग फाइल करते हैं जिनकी टोटल रिसीट मतलब स्कूल से भी डोनेशन से भी 5 करोड़ रुपए से कम है। पहले ये 1 करोड़ रुपए, अब इसको बढ़ा के 5 करोड़ रुपए कर दिया है। बहुत आसानी हो गई है अब इससे। अब आपको 12A लेने की कोई जरूरत नहीं है, 80G लेने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी साल के साल अपने कंपाइल करिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट, ठीक है क्या, और रिटर्न भर दिए। ये 1023C का है। ये बहुत बड़ी आसानी है ये हमारे इदारों के लिए कि हम इसको इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद में एक आते हैं 12A वाले। 12A वालों के लिए एक कंडीशन गवर्नमेंट ने लगा रखी है कि आप अपने टोटल इनकम का 85% आपको खर्च करना जरूरी है, 15% आप कैरी ओवर कर सकते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 85% खर्चा कर दें। कभी कभार ऐसा होता है कि आप 85% खर्चा नहीं कर सकते, उसके लिए भी इनकम टैक्स ने आपको एक रियायत दे रखी है। वो सेक्शन 11(2) करके है, उसके अंदर आप रीजन बताइए कि आपका किस ज्यादा खर्च नहीं हुआ, और आप उसको 5 जो अनयूटिलाइज अमाउंट है 85% से ज्यादा पैसा आपके पास 85% खर्च कर लिया और आपके पास 15% से ज्यादा पैसा बचा हुआ है, यानी कि 30%, 40% और कितना भी बचा हुआ हो पैसा आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म नंबर 10 होता है, वो भरना पड़ता है इनकम टैक्स में। वो ड्यू डेट रिटर्न के साथ में भरना पड़ता है। जब रिटर्न की ड्यू डेट आती है उसी वक्त उसके साथ में भरना पड़ता है, या उससे पहले आप भर दिए। उससे आपको परमिशन मिल जाती है, जो अनयूटिलाइज अमाउंट जो है वो आप 5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन ये है कि जो अनयूटिलाइज अमाउंट है वो आपका बैंक अकाउंट में जमा होना चाहिए या उन चीजों में डिपॉजिट होना चाहिए जो इनकम टैक्स में स्पेसिफाई कर रखी है, ठीक है। आगे चलिए, यहां पर एक चीज बताना ये जरूरी है, आपका 2 सेक्शन मैंने बताया जिसमें रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, 1023C और 12 और सेक्शन 11 में, ठीक है क्या, 12A लेके रजिस्ट्रेशन लेके, ठीक है क्या। आप पहले तो लोग कर लिया करते थे अपना जैसे दिख चाहा उन्होंने रिटर्न फाइल कर ली, मगर अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया है क्लियर तरीके से आप दोनों में से एक ही ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर आप 1023C में जा रहे हैं तो 12AB को आपको सरेंडर करना पड़ेगा जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है क्या। आप 1023C में भरिए, 12AB के रजिस्ट्रेशन को आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि 11(5) में सेक्शन 11(5) में जो अनयूटिलाइज अमाउंट होता है उसको एक बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपको जो छूट जो है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ऑडिट आपको कब कराना है, कोई आइडिया किसी को कब हमें ऑडिट की जरूरत पड़ती है? अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि 2.5 लाख रुपए है उससे एक्सीड कर रही है तो आपको ऑडिट की जरूरत है, अदरवाइज ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इनकम टैक्स के प्रोविजन। ऑडिट रिपोर्ट हम किस में देते हैं, किस फॉर्म में जाएगी? अगर आप 12AB में 10B में ऑडिट रिपोर्ट एक फॉर्म होता है, ऑडिट रिपोर्ट का गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है, CA साइन कर देता है, 10B करके नाम है उसका। आप उसके जरिए अपनी रिटर्न सर्टिफाई करा के अपने अकाउंट्स को और रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब आता है 1023C। 1023C में क्या हमें ऑडिट की जरूरत है? नो, तो बहुत आसान है, कोई ऑडिट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जाइए और रिटर्न में क्लेम करिए कि मेरी सेक्शन 10 में इनकम एग्जम्प्ट है कि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता हूं, और अगर एजुकेशन के साथ में अगर हेल्थ केयर भी करते हैं साथ में
तब भी दोनों मिला के 5 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी इनकम होती है, तब भी आप मतलब 1023C का फायदा ले सकते हैं और अपने रिटर्न भर सकते हैं। पहले पीछे ये था कि मतलब आप दोनों में से एक की ही छूट ले सकते थे। अब गवर्नमेंट ने इसे क्लैरिफाई कर दिया है, आप दोनों की एक साथ भी छूट ले सकते हैं, मगर जो अमाउंट है 5 करोड़ रुपए का वो वही रहेगा। अब और तेजी के साथ इसे खत्म करते हैं। कुछ स्टैचुरी कंप्लायंसेस हैं। स्टैचुरी कंप्लायंसेस क्या आएंगे? जनरली हम लोग इसके अंदर बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा, और जुर्माने भी देते हैं, पेनल्टीज भी देते हैं। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग बनवाना शुरू कर दी, ठीक है, और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 लाख रुपए का है या 1 लाख से ऊपर का है, तो यहां पर मुझे उसका TDS काट के जमा कराना चाहिए। मुझे अपना टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ले लेना चाहिए और जो स्पेसिफाइड रेट है 1% 2%, उसके हिसाब से मुझे उसका TDS काट के जमा कराना चाहिए और रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये टैक्स जो है मंथली बेसिस के ऊपर जमा होता है, यानी कि अप्रैल में आपने अगर काटा तो 7 मई तक जमा करना है, और इसकी रिटर्न जो है क्वार्टरली जाती है। फॉर्म नंबर 26 के ऊपर के इसका फॉर्म होगा, ठीक है क्या। इसी तरीके से आपका स्कूल किराए की जगह में चल रहा है, 20,000 रुपए से ज्यादा महीने का किराया देते हैं, तो आपको 10% TDS काटना है किराए के ऊपर। इसकी भी आप मंथली टैक्स काट के मंथली जमा कराइए और इसकी क्वार्टरली रिटर्न जमा करिए। ये भी बहुत जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस दे रहे हैं, वकील साहब को फीस दे रहे हैं, 30,000 रुपए से ज्यादा अगर फीस दे रहे हैं, इसके ऊपर 10% TDS काटिए और डिपार्टमेंट में मंथली बेसिस पे जमा कराइए और रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न फाइल करिए। तनख्वाहें दे रहे हैं, ठीक है क्या, सैलरी। तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हम 5 लाख से ज्यादा किसी को सैलरी देते होंगे, अगर दे भी रहे हैं तो सेक्शन 92 के हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करिए, इसका भी पूरे साल का टैक्स कैलकुलेट करिए, मंथली एवरेज के हिसाब से कितना आता है। जैसे सपोज करिए इसका पूरे साल का 12,000 रुपये टैक्स बनना है, तो अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 रुपये पर मंथ हो गया, तो 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इस आदमी का टैक्स जमा कराइए, रिटर्न फाइल करिए। और इसमें क्या होता है, TDS रिटर्न में आपको क्वार्टरली बेसिस पे फॉर्म नंबर 16, मतलब जिसका हम टैक्स काटते हैं मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनकम टैक्स पोर्टल है, वहां से जब आप रिटर्न फाइल करेंगे वापिस में आपको वो फॉर्म नंबर 16 डाउनलोड करना पड़ेंगे। ये डिपार्टमेंट खुद बना के दे देता है, हम डाउनलोड करके जिसका टैक्स काटा है उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है जिसका टैक्स काट रहे हैं उसका पैन नंबर मस्ट है। अगर पैन नंबर नहीं होगा उसका तो सर 1% की जगह 20% टैक्स काटना पड़ेगा। तो ये नहीं तो वो आपसे वसूल लेंगे। कुछ चीजें और हैं, छोटी छोटी सी हैं। नया रिजीम आया है 12A में रजिस्ट्रेशन कराने का। अब जो रजिस्ट्रेशन जो होता है इनकम टैक्स में 12A या 80G के अंदर सिर्फ 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद में आपको फिर से उसमें अप्लाई करना पड़ेगा और फिर से रिन्यूअल कराना पड़ेगा अपना 12AB को, ठीक है क्या। कुछ लोगों ने नए रजिस्ट्रेशन लिए होंगे, मतलब ये मुद्दत खत्म होने के बाद में पुराने रजिस्टर्ड नहीं थे, अब उन्होंने नए रजिस्ट्रेशन लिए 12AB में, ठीक है क्या। उन लोगों के लिए जरूरी ये रहेगा कि जो अभी उनको पहले प्रोविजनल मिल जाता है, आप अप्लाई करें, आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट दे देगी, 80G का भी दे देगी। फिर उसके 3 साल बाद आपको फिर मतलब डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ता है परमानेंट के लिए, तो वो आपसे वो परमानेंट भी दे देंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि अगर आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है तो आप उसका परमानेंट ले लें। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है कोई ना कोई उसकी ट्रस्ट डीड होती है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर इसके अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया, एडिशन कर दिया, कोई अमेंड कर दिया, चेंजेस करें, ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन को जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको आप टाइमली विद इन 30 डेज आपको बताना है। नहीं बताएंगे तो योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल, ठीक है क्या। डेप्रिसिएशन का मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं आपको मतलब डेप्रिसिएशन मिलता नहीं। फिर उसके बाद में जो कार्पस फंड है या सेपरेट अकाउंट में पार्क करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज होती है अमाउंट अप्लाइड फॉर, मतलब
जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम जो अपने खर्चे करेंगे, मैं चलूँ या बंद कर? हाँ? 3 मिनट और मजा नहीं आ रहा है आपको? हैं? अच्छा नहीं लग रहा था? अच्छा नहीं, अगर वो हो तो बंद कर, यदि कोई ऐसी अगर जरूरत महसूस हो रही है इसको सुनने की तो इसे शुरू चालू रखें, नहीं तो बंद कर देते। 3 मिनट की और इजाजत मिल गई है। दो तीन छोटी छोटी सी चीजें हैं वो बहुत जरूरी नहीं है, तो उसके अंदर मतलब हमें वो नहीं करना चाहिए। अगर हम कॉर्पोरेट फंड मतलब खर्च कर देते हैं, ठीक है क्या, तो जो हम खर्च कर रहे हैं उसकी छूट नहीं मिलेगी, वो 85% खर्चे में नहीं आएगा, ठीक है क्या, वो उसमें काउंट करा नहीं जाएगा। अगर आप ये चाहें कि लास्ट ईयर का मेरा लॉस हुआ है, डेफिसिट हुआ है, आप उसे करंट ईयर के सरप्लस से सेट ऑफ करना चाहें, इसकी परमिशन नहीं है। फिर उसके बाद में अगर आपने कहीं से लोन लेके खर्चे करे हैं, मिसाल के तौर पर आपने मुझसे लोन लिया और तनख्वाह दे दी, ठीक है क्या, तो लोन लेके जो आप खर्च कर रहे हैं उसकी आपको छूट नहीं मिलेगी 85%। इसकी छूट कब मिलेगी? जब आप मुझे लोन वापस कर देंगे जिस साल में, उस साल में आपको इसकी छूट मिलेगी। फिर उसके बाद में क्या आता है, अक्सर देखने में आया है और बहुत होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आता है उसको उठा के 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश पेमेंट कर देती है, बिल्डर को पैसे दे दिए नकद, ये सारी चीज़ें करती है। तो ये सब मान के चलिए 10,000 से ज़्यादा का जो भी पेमेंट आप कैश में करेंगे वो एक तो आपका यूटिलाइजेशन में नहीं आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा, और दूसरा उसके बाद पेनल्टीज अलग देना पड़ेंगी इनकम टैक्स में। तो ये आप गांठ बांध के रख लीजिए कि किसी को भी 10,000 से ज़्यादा का कैश में पेमेंट करना ही नहीं है, वो अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए, ठीक है क्या। फिर उसके बाद में हम किसी से लोन लेते हैं, ठीक है क्या, लोन जो है हम किसी से 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश में नहीं ले सकते। अगर आप कैश में किसी से 20,000 रुपये से ज़्यादा लोन लेंगे तो जितना लोन लिया है उतनी आपके ऊपर पेनल्टी भी बिल्कुल क्लियर कट हैगा। फिर उसके बाद में और आ जाइए आप, अगर किसी एक आदमी से मैं 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का अमाउंट लेता हूँ कैश में, ठीक है क्या, तो एक इसके लिए इनकम टैक्स का SFT फॉर्म होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये आपको भर के देना है। जिस आदमी से आपने पेमेंट लिया है उसके पूरे पार्टिकुलर वगैरह सारे इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करना होते हैं, ये सब के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। अब जिन लोगों के पास 80G का सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है ना, और उन्होंने डोनेशन ले रखे हैं, तो उनके लिए क्या है, 31 मई अभी लास्ट डेट है। यहाँ पर आप 10BD करके एक फॉर्म है, जिन लोगों से डोनेशन लिए हैं उन सब लोगों की डिटेल आप इनकम टैक्स में सबमिट करें। और उसके बाद में एक फॉर्म होता है 10B, जिससे डोनेशन लिए मतलब उसको हम सर्टिफिकेट देते हैं, ये 10BE करके कहलाता है। अगर आप CSR कारपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के फंड आप यूज करना चाह रहे हैं तो आपके पास 12AB होना चाहिए, 80GB होना चाहिए, और MCA के पोर्टल माने मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये जो कंपनीज वगैरह जो ये जो कारपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के फंड हैं आपको दे सकती हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मिसाल के तौर पर आप ट्रस्टी हैं, ठीक है, और आपने कहा मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मैं उसकी तनख्वाह देता हूँ या किसी और तरीके से इस ट्रस्ट से बेनिफिट लेती हूँ, ठीक है, तो ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जो है लायबिल टू पेंशन, मुझे लगता है मैंने पूरा कर लिया। वैसे ESI PF अलहदा से लगते हैं आप लोगों के ऊपर। प्रोफेशनल टैक्स के बारे में भी बताया था, ESI का 1 सेकंड लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। PF के लिए 20 आदमी चाहिए होते और 15,000 रुपये से जिनकी तनख्वाह कम है उनके ऊपर PF लगेगा। इसका मंथली जमा करना होता है, 12.5% इसका चार्ज होता है, 12.5% एम्प्लॉय देता है। फिर उसके बाद में ESI है, 21,000 से कम जिन लोगों की तनख्वाह आएगी उनका 2.2% है, वो आपको काट के जमा कराना है, उतना ही पैसा या उससे दुगना अपने पास से जमा कराना पड़ता है। प्रोफेशनल टैक्स ये स्टेट वाइज लगता है, दिल्ली में ये टैक्स है नहीं, हो सकता है अहमदाबाद में हो या और दूसरे स्टेट में हो,
तो वो वहाँ करके एक स्पेशल एग्जामिनेशन के बाद में 200 रुपये 100 रुपये या जितने भी वो फिक्स करते हैं वो लेते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।